हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज़ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? यानी कि संविधान के उद्देश्य का मतलब कि जो संविधान है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो संविधान इंट्रोडक्शन किया है, संविधान किस तरह है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, वो सारी चीज़ें पढ़े। अब हम पढ़ेंगे संविधान को बनाने का असली उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया संविधान को, और कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन उस संविधान में लिखे गए हैं। वी लर्न दिस इन अ प्रीवियस चैप्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो भी 3 पॉइंट से, ये जो 3 पॉइंट से हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्लेरिफाइंग द रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिखित दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह चलाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया गया। आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द लॉ लैड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह चलाते हैं? ड्यू टू लॉ एंड रेगुलेशन विच आर रिटन फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल एंड हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। यानी कि संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। जो संविधान है हमारे देश का एकदम श्रेष्ठ यानी सबसे उच्च और एकदम फंडामेंटल कानून है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है। दे आर डेफिनाइट एम्स और पर्पसेस इन मेकिंग एनी लॉ। यानी कि किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। यानी कि कुछ भी अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है। उसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके पीछे उद्देश्य था कि हम अपने भारतवर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाएंगे, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन उसमें फॉलो करेंगे पीपल्स और जो पब्लिक है। बेसिक प्रोविजन इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लेरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। यानी कि जब पता चलता है, जब हमें लगता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य यानी उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था रूल्स और रेगुलेशन, प्रोविजंस और प्रीएम्बल को हमारे देश में लागू करना है, ये उनका उद्देश्य था। और उसके बाद ही क्लेरिफाई करने के बाद ही कि हमारा उद्देश्य क्या है, तभी हम उस पर काम करेंगे कि हमारा उद्देश्य है तो हमें काम इस तरह करना होगा ताकि किसी को भी कुछ क्वेश्चन ना उठे कि ये लागू क्यों किया गया, ये रूल क्यों लागू किया गया। A systematic arrangement of all the aim and objectives of a law is preface to the law। यानी कि उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और के साथ की गई संरचना का उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जो हम चाहते हैं कि जो हमारा, हम अगर कोई भी बुक खोलते हैं तो उसमें उद्देश्य का यानी जो प्रीएम्बल है हर बुक में होता है। प्रीएम्बल हर बुक में होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कौन सा भी बुक ले उसमें सबसे फर्स्ट पेज पे जो रहता है वो प्रीएम्बल रहता है। वो प्रीएम्बल उस पर क्यों होता है? वो एक प्लेज होता है, यानी कि वो प्रण रहता है। सब उसको देखकर जो पर्सन से, पीपल से, स्कूल में सब उसको देखकर प्रण लेते हैं। वो फर्स्ट प्रीफेस यानी कि पहले पेज पे ही रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे ये प्रीएम्बल को छापा जाता है ताकि हर वो व्यक्ति जो पढ़ रहा है उससे खुद का और खुद के कार्य का ज्ञात रहे कि मुझे क्या करना है। द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रीएम्बल। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है, हमारे बुक में भी प्रीएम्बल दिया जाता है
और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज होता है उसे हम कहते हैं प्रियम्बल। द प्रियम्बल सेट्स आउट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्य का परिचय करती है। यानी कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान को किस तरह है, क्यों है, उसका परिचय देती है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी देखो यहाँ पर हमें प्रियम्बल देखा, प्रियम्बल, वो उस प्रियम्बल में हमारे जो राजनीतिक जो सब हैं वो सारे छापे जाते हैं। देख यहाँ पर ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक इसी तरह हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है उसके फर्स्ट पेज पे ये प्रियम्बल छापा जाता है और इसी को हम प्रियम्बल कहते हैं। ये एक प्रण है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर द ऑल इट्स सिटीजन। ये सारे जो हमारे प्रियम्बल है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पर छापा जाता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रियम्बल छापा जाता है उसकी मदद से हम अपना रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, हमारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। देखते हैं यहाँ पर डू दिस, रीड द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मेक अ लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड इन इट, वेयर एज डू यू कम अक्रॉस दिस वर्ड। यानी कि संविधान के उद्देश्य मतलब जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसे आप पढ़ो, उसमें आए हुए शब्दों की सूची बनाओ। ये शब्द तुम अन्य कहाँ पढ़ते हो और ये सब शब्द और तुम कहाँ कहाँ पढ़ते हो उसकी सूची बनाइए। वी ऑल आर इंडियन सिटीजन, हम एक भारतीय नागरिक हैं। द प्रियम्बल टेल्स अस व्हाट वी ऑल हैव टू अचीव एज अ पीपल। प्रियम्बल हमें यह कहता है कि हमें हमारे भविष्य में, हमारे वर्तमान में हमें क्या अचीव करना है। ये कौन कहता है? प्रियम्बल कहता है। द वैल्यूज थॉट्स एंड आइडियाज इन इट आर नोबल, यानी कि जो इसमें उद्देश्य स्पष्ट करती है, यानी कि जो किसी का विचार है, किसी का उद्देश्य है, ये उसको आदत बनाता है कि हमें ये कार्य को न कि बेईमानी से बल्कि ईमानदारी से करना चाहिए। द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द प्रोविजंस थ्रू विच दिस गोल्स आर टू बी रियलाइज, यानी कि उन्हें कैसे प्राप्त करना है इस संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किया गया है। यानी कि उस अपने गोल को, अपने उद्देश्य को किस तरह हमें हासिल करना है वो इस प्रियम्बल में पूरा एकदम डिटेल में लिखा रहता है। द प्रियम्बल बिगेन्स विद द वर्ड, प्रियम्बल एक वर्ड से बना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान के उद्देश्य का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से होता है। यानी कि जो भारत है उसके शब्दों से ही प्रियम्बल बना है। भारत में प्रियम्बल बना है ताकि उसमें लोकतंत्र चल सके। इट टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व ऑफ इंडियन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सॉवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जो ये है वो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है। यानी कि हम अपने इंडिया को किस तरह देखना चाहते हैं, हम अपने इंडिया को देखना चाहते हैं सोवेरेन रहे, सोशलिस्ट रहे, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहे। अभी देखते हैं सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का अर्थ क्या है और उसको हम अपनी भारत में किस तरह लागू करते हैं। वी शॉल नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस टर्म। अभी हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों का एकदम डिटेल में क्या है ये सारी चीज़ें। फर्स्ट, सोवेरेन स्टेट। अभी देखते हैं सोवेरेन स्टेट होता क्या है। इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटेन फॉर द लॉन्ग पीरियड, यानी कि जो ब्रिटिश लोग ने इंडिया में बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत सालों तक राज किया। द ब्रिटिश रूल एंडेड इन 15 अगस्त 1947, यानी कि ब्रिटिश का रूल कब ख़त्म हुआ? 15 अगस्त 1947 में। उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली और आज ब्रिटिशों से गांधी जी और बाकी स्वतंत्र सेनानियों ने हमें आज़ादी दिलाई। आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, हमारा जो कंट्री आज़ाद हुआ। इंडिया बिकेम सॉवेरेन, अब इंडिया सॉवेरेन बन गया। अब देखते इंडिया सॉवेरेन किस तरह बना और सॉवेरेन होता क्या है। वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजन एज वी थिंक
फिट इन आवर ओन कंट्री, यानी कि हम अपने देश में जब ब्रिटिश का रूल था तब वो हमको खुली सांसें और ना हमें सोचने का मौका देते थे, बल्कि हम पर अत्याचार करते थे। पर जब से हमें आज़ादी मिली है, हर इंडियन को यह हक है कि वो खुद का डिसीज़न खुद ले सकता है, खुद सोच सकता है और खुद अपना नियम लागू कर सकता है, अपने कायदे और कानून से रह सकता है, कौन से भी रिलीजन, रीड, कास्ट, कौन से भी जात पात को फॉलो कर सकता है अपने कंट्री में रहकर। द वर्ड सॉवरेन मीन्स दैट अ स्टेट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पावर। सॉवरेन का मतलब ही यही है कि हमारा देश, हम और हमारे नागरिक वो किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है, वो एक आज़ाद और लोकतंत्र नागरिक हैं। हमारा जो देश है, हमारा देश वो किसी फॉरेन पावर के अंडर नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं है। तो अगर अंडर कंट्रोल नहीं है तो हम अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। सॉवरेन का मतलब है, हमेशा याद रखना, सॉवरेन का मतलब है कि हम किसी के अंदर काम नहीं करते, हमारा कंट्रोल किस पर नहीं है, किसी का कंट्रोल हम पर नहीं है। उसका अर्थ ही है सॉवरेन का मतलब हम एक आज़ाद नागरिक हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज टू एक्वायर सोवरेनिटी, यानी कि हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना था। यानी कि अगर हम आज़ाद हुए, हमने आज़ादी के नारे लगाए, हमने आज़ादी को स्ट्रगल किया, हमने आज़ादी पाई, वो क्यों पाए? ताकि हम सॉवरेनिटी से रह सके, हम आज़ादी से रह सके, हम पर किसी का कंट्रोल ना हो, किसी फॉरेन पावर का, ना ब्रिटिश का, ना इंग्लैंड का, ना किसी का। सॉवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ गवर्न योरसेल्फ, यानी कि सॉवरेनिटी का मतलब ही यही है कि हम अपना सरकार को खुद बनाएं और उनसे अपना काम करवाएं। हम अपने सरकार को बनाएंगे और उनको हम वोट देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, ऐसा हम खुद से जान सकते हैं। हमारे जो इंडियन पीपल है उनके हिसाब से काम होना चाहिए, ऐसा इसी के लिए हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। इन अ डेमोक्रेसी सॉवरेनिटी रेस्ट्स विद द पीपल, यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में सॉवरेनिटी रहनी ही चाहिए। अब लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सरकार, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करें अपने देश की प्रगति के लिए। हमेशा याद रखना, डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र और लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार और जो पब्लिक है दोनों मिलकर काम करें अपने देश की प्रगति के लिए। सरकार हमारे लिए अच्छा करे और हम सरकार के नियमों का पालन करें। The people elect their representatives and grant them the permission to exercise sovereign authority on their behalf, यानी कि अगर हम किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे, किसी को हम इलेक्ट कर रहे, किसी को हम वोट दे रहे, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारी कुछ कमियां हैं, अगर हम किसी तकलीफ़ में, तो वो हमारी तकलीफ़ को दूर करके हमें सुविधा दे। Thus, the Constitution reflects the principle of popular sovereignty, and the government elected by the people makes law on behalf of the people. यानी कि जब हमने सरकार को वोट दिया तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके ज़रूरतों को पूरा करें। अब जब हमने उनको वोट दिया तो अगर हम उनको वोट दे रहे तो वो भी हमें उसी तरह से हमारे मतलब हम जो कहेंगे, हमारा जो सबका निर्णय होगा कि हमारे देश में ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो होनी चाहिए। तो जब सरकार और नागरिक दोनों मिलकर काम करते हैं उसको लोकतंत्र, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब देखते हैं सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट मतलब क्या होता है? पहला हमने पढ़ा सॉवरेनिटी यानी कि हम किसी के अंडर काम नहीं करते, हम खुद आज़ाद देश है, आज़ाद नागरिक हैं, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक। सेकंड सोशलिस्ट स्टेट। अ सोशलिस्ट स्टेट
इन सच अ स्टेट वेयर द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज मिनिमम। यानी कि सोशलिस्ट स्टेट को यह कहते हैं, सोशलिस्ट स्टेट मतलब ही यह है कि कोई अमीर आदमी और कोई गरीब आदमी में कोई वो ना हो, कोई गैप ना हो, या फिर सबको एक समान रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबको एक समान डिग्निटी मिलनी चाहिए, सबको एक समान सब सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिच को हम ज़्यादा सुविधा देंगे, पुअर को हम कम सुविधा देंगे, ऐसा सोशलिस्ट स्टेट में नहीं होना चाहिए। ऑल हैव द राइट ओवर द वेल्थ ऑफ द कंट्री। यानी कि जो हमारे इंडिया का जो खजाना है, कुछ भी है, कुछ पैसा है, मनी है, हमारा जो मॉन्यूमेंट्स है या फिर कुछ म्यूजियम्स है, उसमें कुछ हमारी चीज़ें रखी हैं, हमारे पूर्वजों की चीज़ें, उस पर सारे इंडियंस का हक है, उस पर सारे इंडियंस का हक है। इट एंश्योर दैट वेल्थ इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल। यानी कि जो ये वेल्थ है ये किसी को दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? सबको वेल्थ प्रॉपर देना चाहिए। सब अगर काम करें तो वेल्थ सबको प्रॉपर देना चाहिए। जो उनकी कमाई है उनको, उनका जो खुद का पैसा है, इंडिया का खुद का पैसा उन्हें देना चाहिए। इसको कहते हैं सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि पुअर और रिच में कोई फ़र्क ना हो। सेकुलर स्टेट, अभी हम देखते हैं सेकुलर स्टेट क्या है। द प्रीएम्बल स्टेट सेकुलरिज्म एज वन ऑफ आर गोल। यानी कि जो सेकुलरिज्म है ये हमारा एक गोल है। सेकुलरिज्म हमारा एक चाह है कि हमें उस तक पहुंचना है, हमें उस तक पहुंचना है। अभी सेकुलरिज्म होता क्या है? इन अ सेकुलर स्टेट ऑल रिलीजियस आर कंसिडर्ड टू एज इक्वल। यानी कि सेकुलर स्टेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नीच जात है उनको सम्मान ना दिया जाए, उनको उनका हक ना दिया जाए, और जो बड़े जाति के हैं उनको उनका हक दिया जाए। ऐसा हमारे सेकुलर स्टेट में नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि सबको इक्वल राइट्स देना है, या चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जात पात का कम हो, या फिर चाहे जाति पाति का बड़ा हो। नो वन रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट रिलीजन। यानी कि किसी भी रिलीजन को सबसे हायर नहीं मानने का है, किसी भी रिलीजन को सबसे पुअर नहीं मानने का है, ऐसा इसमें लिखा है। द सिटीजन आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। सिटीजन एकदम फ्री है कि वो कौन से रिलीजन में जाना चाहता है। वो क्रिश्चियन में जा सकता है, वो मोमेडियन में जा सकता है, वो हिंदू में भी जा सकता है, वो सिख में भी जा सकता है। उसको हक है कि वो किस भगवान की पूजा करना चाहता है, कौन से रिलीजन को फॉलो करना चाहता है। सरकार उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। स्टेट के या फिर कोई नागरिक है या स्टेट का कोई कलेक्टर है, वो उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेट यानी उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता कि वो इस रिलीजन को क्यों फॉलो कर रहा है। Do you know we have endeavored to preserve the multi-religious nature of a society? We cannot exercise the rights given to us by our constitution in an unrestrained manner. The same is true of religious freedom as well. Whenever we celebrate our festival, we are required to be concerned about public cleanliness, health and environment. यानी कि हमने समाज, मतलब जो हम लोगों ने जो समाज को अगर हमें रिस्पेक्ट दिया है, वो समाज हमें भी रिस्पेक्ट देगा। हमें ऐसा नहीं कि हम उनके, अभी समझ लो जो अब हॉकी है, मतलब क्रिकेट है, क्रिकेट किसी और कंट्री में खेला जाता है, पर उसको इंडिया में लाकर हम उसको सम्मान दे रहे हैं और उसको खेला जाता है। तो हमारे इंडियन पीपल्स ये नहीं कह रहे कि हम इसको नहीं खेलेंगे। उसी तरह फेस्टिवल में कोई भी रिलीजन, कौन से भी रिलीजन का फेस्टिवल मना सकता है। फोर्थ, डेमोक्रेटिक स्टेट। अभी देखते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। इन अ डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, द सोवरेन पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल। यानी कि लोकतंत्र में
जो सॉवरेन पावर है कि हमें आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक बनने का, हम पर किसी का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, वो किसके हैंड में रहता है? वो गवर्नमेंट के हैंड में नहीं बल्कि इंडियन पीपल के हैंड में रहता है कि वो डेमोक्रेसी स्टेट में रहना चाहते हैं, लोकतंत्र राज्य में रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन एंड ड्रॉ अप द पॉलिसीज इन कीपिंग विद द पीपल्स विशेस, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, पर वो पॉलिसीज़ वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें वो पॉलिसीज़ पब्लिक की ओर से डिमांड आता है कि हमें हमारे देश में ये पॉलिसीज़ रहने चाहिए और इस पॉलिसीज़ पे हम काम करेंगे, ये पॉलिसीज़ बेहतर रहेगा किसी को इंसाफ दिलाने के लिए। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर डिसीजन टू प्रोमोट कॉमन वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट को जो सोशल कॉमन जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं वो इसलिए लेने पड़ते हैं ताकि सबको वेलफेयर और सबको न्याय मिले। All the peoples are not able to come together and take such decision on a day-to-day basis, यानी कि सारे पीपल्स रोज़ रोज़ आकर झगड़ा नहीं कर सकते, रोज़ रोज़ आकर किसी को हक दिलाने के लिए बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए therefore इलेक्शन आर कंडक्टेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड व्हेन वोटर्स इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसीलिए एक अकेले इंसान को वोट दिया जाता है ताकि वो हमारे गवर्नमेंट को अच्छे से चला सके और कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए उन्हें लोकतंत्र राज में रहना सिखा सके। इसलिए सब लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं कि ये अच्छा कार्य करेगा, इसलिए हम इसको वोट दे रहे हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव सिट्स इन द इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर एंड द एक्सिक्यूटिव, यानी कि जो ये लोग कहाँ पर बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। कहाँ पर? पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में। वहाँ पर इन लोग बैठकर सारी चर्चा करते हैं कि अपने गवर्नमेंट को किस तरह चलाना है, अपनी गवर्नमेंट को किस तरह चलाना है। ये वहाँ पर बैठकर निर्णय करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट किस तरह रहना चाहिए और हम उनमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन ला सकते हैं। एक्सिक्यूटिव यानी जो प्राइम मिनिस्टर के जो आसपास के, जो उनके नीचे के तो थोड़े ऊपर के जो आदमी रहते हैं उनको एक्सिक्यूटिव कहा जाता है। दे टेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी प्रधानमंत्री अपने आप से उस कुर्सी पे नहीं बैठता है प्राइम मिनिस्टर के, उन्हें हम बैठाते हैं उस पर क्योंकि वो उसके काबिल रहते हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं। तो उनका भी फ़र्ज़ बनना चाहिए कि एंटायर पॉपुलेशन को वो उनका डिसीज़न लेने दें और उनको किस तरह हैंडल करना उसका उन्हें हक दे सकें। अभी क्या रिपब्लिक मतलब क्या होता है? अलॉन्ग विद बीइंग अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के चलते चलते वी आर अ रिपब्लिक, यानी कि लोकतंत्र में हम एकदम आज़ाद नागरिक है। रिपब्लिक यानी कि एकदम आज़ाद है। ऑल पब्लिक पोजीशन इन अ रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि अभी हमारे इंडिया में रिपब्लिक स्टेट है हमारा इंडिया, उसमें कोई भी पीपल का पोजीशन इलेक्ट करते हैं पीपल कि उन्हें कौन सी जगह पर बिठाना है। नो पब्लिक पोजीशन इज़ ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन, यानी कि कोई भी पब्लिक वहाँ पर नहीं जाकर बैठ सकता, यानी कि कोई भी पब्लिक उस प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे नहीं बैठ सकता कि मैं इस देश का निर्णय लूँगा। द पोजीशन लाइक द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द मेयर, द सरपंच एक्सेट्रा आर पब्लिक पोजीशन, यानी कि ये पब्लिक पोजीशन है, ये पब्लिक की वजह से ही उस पोजीशन पे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर को हम वोट देते हैं, गवर्नर को वोट देते हैं, चीफ मिनिस्टर को वोट देते हैं, मेयर को, सरपंच को, इनको हम वोट देकर जिताते हैं ताकि वो जाके उस पोजीशन पे बैठे और हमारे भारतवर्ष का कल्याण करे और उसके लिए हमारे जो हम कहते हैं हमारे जो अच्छी बातें हैं वो उनको फॉलो करते करते हमारे इंडिया को, लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब एज क्राइटेरियन कैन बी हिमसेल्फ हरसेल्फ elect to any of this position in a monetary. This position may be occupied by members of a single family following the principle of heredity, यानी कि अब ऐसा नहीं होता कि हम मतलब पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था
ये क्या लिखा, मोनर्ची। मोनर्ची यानी आपको पता है मोनर्ची यानी कि जो पिछले ज़माने में सब होता था, मतलब जो हमारा तेनालीरामा या फिर हम देखते कुछ सीरियस, उसमें क्या होता था ना, जो राजा महाराजा रहते थे ना, वो अपनी पीढ़ी से पीढ़ी अपना ही राज्य उस पर चलाया करते थे। वो सभा को बोलने का हक नहीं देते कि हम भी राजा बनेंगे, हम भी राजा बनेंगे। वो राजा लोग क्या करते थे, अपना जो बेटा है उसको उस गद्दी पे बिठा देते अपने मरने के बाद, और खुद रिटायर होने के बाद उसका बेटा उसको बिठाता था, और खुद रिटायर होने के बाद उसका बेटा उसको बिठाता था। यानी कि उसको मोनर्ची कहते थे। ये वो हेरिडेटरी, यानी कि उस जो हेरिटी उनका जो खुद का घराना वो ही उस पर बैठ सकता था। पर इस समय जिसको जनता वोट देगी वही जाके उस प्राइम मिनिस्टर या सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है। देखते इन द प्रीएम्बल हैज़ गारंटीड द इंडियन सिटीजन आर थ्री वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। यानी कि प्रीएम्बल ये गारंटी करता है कि हमारा जो देश है इक्वलिटी, जस्टिस और लिबर्टी से चलना चाहिए। अभी देखेंगे जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। इट हैज़ इंजॉयड अपॉन द इंडियन सिटीजन to practice these values and make laws in keeping with these values. Let us understand these values। यानी कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं कि इसमें जस्टिस में, इक्वलिटी, लिबर्टी में होता क्या है और किस तरह हमारी सरकार इसको चलाती है। जस्टिस implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity to progress. Establishing justice is adopting such policy that will promote public good। यानी कि जस्टिस का मतलब न्याय, जस्टिस यानी न्याय। अब न्याय का मतलब है कि हर का, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लो कास्ट का हो, चाहे हाई कास्ट का, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी अपना प्रोग्रेस करे, अपने लाइफ में कुछ करके दिखाए, उसको प्रमोट करे। उसको ऐसा ना कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसा कहे तुम बहुत कुछ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक ऑफ इन द प्रीएम्बल। यानी कि प्रीएम्बल में 3 टाइप का जस्टिस को बताया गया है। दे आर एज फॉलोज, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अभी हम देखते हैं सोशल जस्टिस। पहले देखेंगे सोशल जस्टिस, उसके बाद में जाएंगे सोशल जस्टिस। यानी देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीज, रेस, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। यानी कि किसी भी पर्सन को, किसी भी मैन को ये भी डिस्क्रिमिनेट किया, यानी उसके अंदर ये भेदभाव ना किया जाए कि वो उसका कास्ट क्या है, उसका क्रेड क्या है, और रेस क्या है, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा क्या बोली जाती है, वो कौन से रीजन से आया है, वो पैदा कहाँ पर हुआ है, वो मेल है कि फीमेल है। ऐसा उसको बोलकर उसको हम काम पर, उसको नौकरी पर नहीं रखेंगे। उसकी हम नॉलेज देखेंगे, उसका हम पावर देखेंगे, उसका हम देखेंगे कि वो इंसान किस तरह है। वो हम इन सारी चीज़ों पर देखकर उसको हम कोई भी काम नहीं देंगे, बल्कि हम वो देखेंगे कि उसका नॉलेज किस तरह है। हमें उसके अंदर का नॉलेज देखने का, इंटेलिजेंसी देखने का है। ऐसा इसमें सोशल जस्टिस में माना जाता है। एज ह्यूमन बीइंग ऑल हैव द राइट टू सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द सेम स्टेटस। यानी कि हर एक पर्सन को सम्मान एकदम सामान मिलनी चाहिए, एकदम एक तरह का सम्मान सबको मिलना चाहिए, एक तरह का सम्मान सबको मिलना चाहिए। सबको हक है कि उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। हम किसी को, भाजी वाले के हम पास जा रहे हैं, ऑटो वाले के पास जा रहे हैं, तो उनका भी एक रिस्पेक्ट होता है। हम उनको किसी बुरी लैंग्वेज से नहीं बुलाएंगे, हम उनको सर करके बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे, ताकि उनको लगे कि हमारा भी रिस्पेक्ट है, इंडिया में हमारा भी रिस्पेक्ट है, और उसको देखते हुए वो भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बी, इकोनॉमिक जस्टिस। यानी इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है। पोवर्टी यानी गरीबी, पोवर्टी लीड्स टू द एविल्स ऑफ हंगर। यानी कि गरीबी ही सबको भूखा मारती है, सबको भूखा करती है। हंगर डेथ, यानी भूख के कारण बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। और माल नरिशमेंट, यानी कि उनको अच्छे से उनकी बॉडी को जो प्रोटीन्स उनको सब मिलती नहीं है, इसलिए उनका हंगर की वजह से, गरीबी की वजह से उनका डेथ हो जाता है। इफ़ पॉवर्टी इज़ टू बी एरेडिकेटेड एवरीवन
शुड हैव द राइट टू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सो एज टू लुक आफ्टर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली। यानी कि हमें खुद के बारे में ही नहीं बल्कि दूसरे के बारे में, गरीबों के बारे में और किसी लाचार के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। और उनको जीने का हक है, उनको भी जीने का हक है, उनको कामकाज देना चाहिए। ऐसा इकोनॉमिक जस्टिस में माना जाता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमारे जो सिटीज़न ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको हक दिया है। ऐसा नहीं कि खाली राजा महाराजाओं को हक दिया, खाली अमीर लोगों को हक दिया, गरीबों को भी हक दिया है कि उन्हें कोई भी भेदभाव ना किया जाए, उन्हें भी अच्छी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाए। विद द पॉलिटिकल जस्टिस यानी जो राजनीतिक न्याय। वी हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडेड फ्रांचेस टू एनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ कंट्री। यानी कि हमारा जो भारतवर्ष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसमें सबको हक दिया जाए कि वो भी पार्टिसिपेट करे, वो भी इंडियन मेडल ला सके हमारे इंडिया के लिए। वर्ल्ड मेडल्स, बहुत सारे मेडल्स होते हैं जो उन लोग भी हमारे इंडिया के लिए ला सकते हैं, पर उन्हें वो हक दिया नहीं जाता। हमारे इंडिया में कुछ लोगों को वो हक दिया नहीं जाता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गरीब है, ये क्या कर सकता है, ये गरीब है, ये क्या कर सकता है, ये पॉलिटिकल में कैसे जाएगा। अकॉर्डिंगली उसी तरह ऑल सिटीजन कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज हैव राइट टू वोट इन इलेक्शन। इसलिए उन्हें, अगर कोई गरीब हो या अमीर, उन्हें 18 साल पूरा होने के बाद उन्हें हक दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे सके, उन्हें जिता सके। और जिन्हें वो जिताते हैं वो हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करें। देखिए लिबर्टी का मतलब क्या होता है। लिबर्टी इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी नो कंसेव अनफेयर रिस्ट्रिक्शन upon us and that there should be an atmosphere conducive to the development of inherent capacity। यानी कि लिबर्टी यानी हमारे, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट देगा, हम किसी से बार्टर सिस्टम रखेंगे, किसी से शेयरिंग करेंगे, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है और वो भी करेगा हमारे साथ अच्छा व्यवहार। और इससे हमारा एटमॉस्फेयर कंडक्टिव का डेवलपमेंट होता है। एटमॉस्फेयर, हमारा जो आसपास का माहौल अच्छा रहता है, खुशी भरा रहता है। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सिटीजन एन्जॉय लेबरी, यानी कि लोकतंत्र में जो सिटीज़न है वो लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। लिबर्टी यानी जो हमारे लोकतंत्र का जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो उनको उनका हक मिल रहा है, उनको हक मिल रहा है कि वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम्स मेजर ओनली इफ सिटीजन एंजॉय फ्रीडम। जब डेमोक्रेसी असल में सच तब बनेगा, डेमोक्रेसी जब सच बनेगा। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र यानी मैंने आपको बताया कि सरकार और जनता दोनों मिलकर काम करेंगे। अब सरकार और जनता मिलकर काम करेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा और सिटीज़न एंजॉय करेंगे अपने फ्रीडम को। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज़ मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल। हर एक इंसान के लिए फंडामेंटल फ्रीडम बहुत एक्सप्रेस करता है, बहुत थॉटफुल रहता है, उनके लिए अच्छा रहता है। एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़ एंड ओपिनियन। अब हर एक इंसान अपना व्यू, अपना ओपिनियन हर एक के समस्त रख सकता है कि हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें लागू हो, ये सारी चीज़ें लागू ना हो। अपने ओपिनियन व्यू सरकार के सामने रख सकता है। अ गिव and take of ideas enhance the spirit of cooperation and unity amongst us। यानी कि हम इन सारी चीज़ों को असलियत में तब ला पाएंगे जब हमारे अंदर यूनिटी आएगी, स्पिरिट आएगी, यानी कि हमारे अंदर भाईचारा आएगा। सिमिलरली इट ऑल्सो enables us to understand the various dimensions of any problem। और अगर हम यूनिटी में रहेंगे, भाईचारे में रहेंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकियों में निकाल लेंगे। द लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यानी कि जो लिबर्टी ऑफ बिलीफ में किस तरह होता है। फेथ एंड वर्शिप इम्प्लाइज रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि लिबर्टी में सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। रिलीजन्स को उनका हक देना चाहिए कि वो कौन से कल्चर को फॉलो करेंगे।
एवरी इंडियन सिटीजन इज़ फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग ऑफ द रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी कि हर एक सिटीजन अपने रिलीजन को चॉइस कर सकता है। उस रिलीजन में क्या क्या होता है, कौन कौन से भगवान को पूजा जाता है, उस तरह से जो उनके गुरु पढ़ाते हैं उस पर एक्ट भी कर सकता है, उस पर अपना खुद का विचार भी रख सकता है। इट एम्प्लाइज द फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, यानी कि खुद का त्यौहार, हिंदू त्यौहार, अगर मान लो हम हिंदू अगर हम हिंदू हैं तो हम क्रिश्चियन त्यौहार भी तो मनाते हैं ना, उनका क्रिसमस भी तो हम मनाते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हम गुड़ी पाड़वा भी तो मनाते हैं, मराठी लोग का त्यौहार। हम सिख का जो उनका अलग अलग होता है वो भी सब मनाते हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं, लोकतंत्र, हम मिलजुल कर रहते हैं और हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इक्वालिटी, द प्रियम्बल गारंटीज द इंडियन सिटीजन एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वलिटी यानी सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। इक्वलिटी यानी सबको सब लोग कॉमन है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई इन्फीरियर नहीं, कोई सुपीरियर नहीं, कोई हाई लेवल पे नहीं, कोई लो लेवल पे नहीं, सब एक समान है। इट मीन्स दैट ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, यानी कि उनके अंदर कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ भी भेदभाव नहीं कर सकते कि तू कहाँ पर पैदा हुआ, तू कहाँ से आया, तेरा कास्ट क्या, तेरा रिलीजन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उनसे नहीं पूछनी चाहिए, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। द गारंटीज ऑफ इक्वल स्टेटस मीन्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल इन टर्म ऑफ हाई एंड लो, सुपीरियर इन्फीरियर, यानी कि उनके अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तू सुपीरियर है, तू इन्फीरियर, कुछ छोटा है, तू बड़ा है। द प्रियम्बल हैज़ गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल, यानी कि सारे जो हमारे प्रियम्बल है, जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने हमें हक दिया है कि तुम ना छोटे हो ना बड़े हो, तुमको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो एक सामान्य इंसान को मिलती है। विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ यानी हमें सारी सुविधाएं, हमें कुछ आते हमारे लिए, हमें कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें मतलब रास्ता मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़, हमें वो सारी चीज़ें बिना भेदभाव के मिलनी चाहिए। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू एन यूनिक आइडल और प्रिंसिपल। इट हैज़ द गोल ऑफ प्रोमोटिंग फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द सिटीजन एंड टू एंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी, अभी जो फ्रेटर्निटी मतलब सबको एक समान मिलना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर हम भाईचारे से रहेंगे तभी हम अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ा पाएंगे। फ्रेटर्निटी यानी द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट मेयरली गारंटिंग जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वलिटी वुड नॉट लीड टू एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। नो अमाउंट ऑफ लॉज वुड हेल्प अस अचीव दिस गोल इफ फ्रेटर्निटी इज लेकिंग अमॉन्ग इंडियन, यानी कि फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, हमेशा देखना फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। अगर हम हमारे इंडिया में जस्टिस लागू करेंगे, न्याय करेंगे, सबको आज़ादी देंगे, सबको एक सम्मान देंगे, ये सब किस फ़ायदा, ये सब को किस फ़ायदे का है? अगर लोगों के अंदर भाईचारा नहीं है, अगर लोगों के अंदर भाईचारा रहेगा तो वो एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ना कि झगड़ा लड़ाई करेंगे। ये हमारा जो जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये तब संभव होगा जो हमारे गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था सपना कि हमारे इंडिया में लोकतंत्र चलेगा। अब लोकतंत्र जब चलेगा तब चलेगा जब हमारे इंडिया में भाईचारा रहेगा। हैंस द प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल एज गोल। अब जो प्रियम्बल में इसको गोल माना गया है, इसको हमें अचीव करना है, फ्रेटर्निटी को, इसको हमें अचीव करना है कि हमारे इंडिया में भाईचारा बढ़े। फ्रेटर्निटी implies we feeling towards one another. It creates the feelings of empathy. People becomes more understanding towards each other problems and needs. यानी कि अगर जो पीपल से दूसरों का ज़रूरतें पूरी करेंगे, दूसरों का प्रॉब्लम्स के साथ मिलकर उनके प्रॉब्लम्स को खुद समझेंगे कि इनका तकलीफ़ क्या है, हमें इसको हल करना चाहिए, वो एक दूसरे को फीलिंग्स को समझेंगे, तभी इंडिया में लोकतंत्र का वास हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। सबके अंदर फ्रेटर्निटी,
भाईचारा रहना ही चाहिए। फ्रेटर्निटी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि फ्रेटर्निटी हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत क्लोज है। ह्यूमन डिग्निटी इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल एज ह्यूमन बीइंग, यानी कि डिग्निटी सबको एक समान रिस्पेक्ट देती है और सबको इंडिविजुअल रिस्पेक्ट देती है, सबको एक समान रिस्पेक्ट देती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, लैंग्वेज एसेट्रा, just as we would like to be created with dignity and respect by others, we should also create others with the same dignity and respect। यानी कि हम खुद अच्छे हैं तो हम उसी डिग्निटी और रिस्पेक्ट से दूसरों को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम कोई भी बुरा इंसान हो, अगर हम उससे अच्छे से पेश आएंगे, उसको अच्छा सम्मान देंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे, उसको हम भाईचारे से बात करेंगे, तो वो भी हमारे जैसा बन सकता है। When every individual respect others, the honors, their freedom and rights, dignity of individual will get established। यानी कि अगर कोई भी इंसान दूसरों का फ्रीडम सोचता है, दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है, तो इंडिया हमारा इस्टेब्लिश होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर लोगों के अंदर भाईचारा आ जाए तो हमारा इंडिया जल्द से जल्द इस्टेब्लिश हो जाएगा लोकतंत्र में। इन सच एन एटमोसफियर फ्रेटर्निटी विल ग्रो ऑटोमेटिकली। अगर भाईचारे से रहेंगे तो हमारे अंदर भाईचारा खुद ब खुद आ जाएगा, हमें उसे लाना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भाईचारे में रहने हमें कुछ तकलीफ़ नहीं है, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी विल बी फैसिलिटेटेड। हम तभी इक्वलिटी जस्टिस ला पाएंगे जब सबके अंदर फ्रेटर्निटी आ जाएगी। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स अस टू दिस वेरी गोल, यानी कि हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह गाइड करता है कि हम इस सारे गोल को अचीव करें। द प्रीएम्बल एंड विद मेंशन ऑफ द फैक्ट, द प्रीएम्बल एंड विद मेंशन ऑफ द फैक्ट, मतलब मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन कॉन्स्टिट्यूशन देम्सेल्व्स। भारत की जनता ने इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है। इस उल्लेख के साथ उद्देशिका का समाप्ति होती है, यानी कि भारतीय संविधान को मिलकर सभी हमारे नेताओं ने, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, गांधी जी ने, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ने मिलकर, इन सारे जनों ने मिलकर हमारे प्रीएम्बल को लागू करवाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया। और हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके सामने अर्पित हो, उसको हम, उनके फैसलों को हम उनको सम्मान दें, ताकि उन महान स्वतंत्र सेनानियों को सम्मान मिले जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दे दी। और इसी के साथ हमारा ये प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुआ। आप लोग को ज़रूर ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझा तो प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे कुछ पढ़े, सोशलिस्ट स्टेट, सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और भी बहुत पॉलिटिकल लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, सारी चीज़ें पढ़ें। आप लोग को ये चीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हमारा वीडियो और भी आप तक पहुँचेगा, जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, वो भी इन सारी चीज़ों को समझ सके, अपने हक़ को, अपने सॉवरेन स्टेट को।